आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प दौर में गोता लगाने वाले हैं। हमारा फोकस है अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 700 से 1750 ईस्वी के बीच के उन 1000 सालों की हम पूरी जासूसी करने वाले हैं, जब समाज, भाषा और यहां तक कि दुनिया का नक्शा ही पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1000 साल के अंदर दुनिया का नक्शा और हमारे रोजमर्रा के शब्दों के मायने पूरी तरह से पलट जाएं? मतलब क्या दुनिया को देखने का नजरिया ही एकदम उल्टा हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। अगर हम 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के बनाए नक्शे को देखें तो पहली नजर में वो बिल्कुल अटपटा लगता है। जरा सोचिए, उस नक्शे में दक्षिण भारत वहां है जहां आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं, और श्रीलंका बिल्कुल ऊपर की तरफ है, भूगोल ही उल्टा। लेकिन इसके ठीक 600 साल बाद 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो नक्शा बनाया वो आज के नक्शे से काफी मिलता जुलता है। इन 600 सालों के गैप में कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने के विज्ञान में जबरदस्त विकास हुआ। बाद वाले नक्शे में तटीय इलाकों की इतनी बारीक जानकारी दी गई थी कि यूरोप के नाविक और व्यापारी अपने लंबे समुद्री सफर के लिए इसी पर भरोसा करते थे। भाग 1, बदलते अर्थ और भाषा का विकास। अब सिर्फ भौगोलिक सीमाएं या नक्शे ही नहीं बदले, बल्कि जिन शब्दों से हम इस भूगोल को समझाते हैं उन्होंने भी एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के रूप में जानते हैं, लेकिन 13वीं सदी में कहानी बिल्कुल अलग थी। जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। इसमें दक्षिण भारत तो शामिल ही नहीं था। फिर 16वीं सदी में बाबर ने इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति को बताने के लिए किया। यानी शब्द वही रहा, लेकिन सदियों में उसका मतलब पूरी तरह से बदल गया। चलिए एक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। आज हम विदेशी किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, वो इंसान जो किसी दूसरे देश से आया हो। लेकिन क्या अतीत में भी ऐसा ही था? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मध्य युग में किसी भी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था, उसे विदेशी या परदेसी मान लिया जाता था। मतलब एक शहर में रहने वाले इंसान के लिए जंगल में रहने वाला व्यक्ति एक विदेशी था। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान, चाहे उनका धर्म अलग हो या जाति, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। है ना हैरानी की बात? भाग 2, इतिहासकार और उनके स्रोत यानी लिपिकों की दुविधा। अब ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? इतिहासकार सिक्कों, शिलालेखों और पुरानी इमारतों से सुराग ढूंढते हैं, लेकिन जब बात लिखित दस्तावेजों की आती है तो उनके सामने एक बहुत बड़ी और इंसानी चुनौती खड़ी हो जाती है। इसे समझने के लिए कागज की कीमत का उदाहरण देखते हैं। 13वीं सदी के बीच में कागज इतना अनमोल और दुर्लभ था कि विद्वान अपनी पुरानी पांडुलिपियों को बाकायदा पानी से धोकर उस कागज को सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करते थे। लेकिन सिर्फ 100 साल बाद 14वीं सदी में कागज इतना आम और सस्ता हो गया कि बाजार में खाना भी कागज में लपेट कर मिलने लगा। कागज सस्ता हुआ तो जाहिर है लिखित रिकॉर्ड्स की तो जैसे बाड़ी आ गई। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस तो तब था नहीं, तो ये किताबें और दस्तावेज हम तक पहुंचे कैसे? जवाब है लिपिक यानी नकल नवीस। ये लोग उस जमाने के इंसानी फोटोकॉपियर थे जो बड़े ही ध्यान से हाथों से एक एक पन्ने की नकल उतारा करते थे। और यकीन मानिए, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। अलग अलग लोगों की हैंडराइटिंग समझना वैसे ही मुश्किल होता है, उस पे से लिपियों की अपनी जटिलता। नस्तलीक लिपि फिर भी थोड़ी धारा प्रवाह थी, लेकिन शिकस्त लिपि इतनी सघन और घुमावदार थी कि उसे पढ़ना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं था। और इसी हाथ से नकल करने की प्रक्रिया ने ब्रोकन टेलीफोन का एक बहुत बड़ा खेल शुरू कर दिया। होता यह था कि लिपिक नकल करते समय अनजाने में ही एकाध शब्द या वाक्य बदल देते थे। अब सोचिए, जब सदी दर सदी नकल की भी नकल बनती गई तो ये छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बन गईं। नतीजे के तौर पर बाद की प्रतियां अपने मूल ग्रंथ से बिल्कुल ही अलग हो गईं। इस पूरी गड़बड़ी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है 14वीं सदी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी। उन्होंने 1356 में अपना पहला वृत्तांत लिखा और फिर 2 साल बाद उसमें कुछ बदलाव किए,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1971 तक दुनिया भर के इतिहासकारों को उनके पहले मूल वृत्तांत के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वो सदियों तक किसी लाइब्रेरी के विशाल अभिलेखागार में कहीं दबा पड़ा था। भाग 3, नई तकनीकें और समाज, यानी गतिशीलता की सहस्राब्दी। अब जहां एक तरफ लिपे कमरों में बैठकर इतिहास दर्ज कर रहे थे, वहीं बाहर की दुनिया में तकनीक और समाज बहुत तेजी से बदल रहे थे। इस युग की सबसे कमाल की इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक था रेहट, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं। इस नए आविष्कार ने खेतों में सिंचाई करने के पूरे तरीके को ही जड़ से बदल दिया। और सिर्फ खेती ही नहीं, इस दौरान जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, वो अपने साथ कई क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। युद्ध में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा, बुनाई के लिए चरखे आ गए, और तो और आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी चीजें पहली बार इस उपमहाद्वीप के खान पान का हिस्सा बनी। इन सब ने यहाँ के समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस भारी उथल पुथल के बीच नए शक्तिशाली सामाजिक समूह भी उभर कर सामने आए। इनमें एक बहुत बड़ा नाम था राजपूतों का, जो राजपुत्री यानी राजा के पुत्र से बना है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये शब्द उन योद्धाओं के लिए इस्तेमाल होने लगा जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। उस समय के कवियों ने इनकी बहादुरी और वफादारी के खूब कसीदे पढ़े हैं। इस दौर में एक बड़ा बदलाव पर्यावरण से भी जुड़ा था। खेती के लिए जंगलों की तेजी से कटाई हुई, जिसकी वजह से कई वनवासियों को अपनी जगह छोड़कर किसान बनना पड़ा। इससे समाज बहुत ज्यादा जटिल हो गया और लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन जातियों का दर्जा कोई फिक्स नहीं था, बल्कि ये स्थानीय सत्ता और संसाधनों के कंट्रोल के हिसाब से लगातार बदलता रहता था। भाग 4, क्षेत्र और साम्राज्य, सर्वक्षेत्रीय शक्तियों का युग। अब ये जितने भी स्थानीय और सामाजिक बदलाव हो रहे थे, वो हवा में नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे ये बड़े साम्राज्यों की नजर में आए और उन्हीं में समा गए। ये साम्राज्य कितने विशाल थे, इसका अंदाजा मोहम्मद तुगलक के समय की दिल्ली सल्तनत से लगाया जा सकता है, जिसमें 24 अलग अलग प्रांत शामिल थे। चोल, मुगल और तुगलक जैसे साम्राज्यों ने इतनी बड़ी और विविध भौगोलिक सीमाओं पर राज किया, जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इतिहासकार मानते हैं कि इन विजय अभियानों के दावे अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। दरबारी इतिहासकार अपने राजा की शान बढ़ाने के लिए इन विशाल साम्राज्यों की असली पहुंच और ताकत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा करके बताते थे। और ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक सीमाएं फैलती और सिकुड़ती रहीं, लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी लगातार बदलती रहीं। स्थानीय देवी देवता बड़े धर्मों का हिस्सा बन गए और समुदायों की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई। तो दोस्तों, जब हम पलट कर देखते हैं कि उन 1000 सालों में दुनिया कितनी गहराई से बदल गई, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। आज हम इंटरनेट पर जो अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, उसे देखकर आज से 1000 साल बाद के इतिहासकार हमारे इस जटिल ब्रोकन टेलीफोन को कैसे सुलझाएंगे? क्या हमारे आज के विचार उनके लिए एक पहेली बन जाएंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और इतिहास की गहराई में उतरते रहिए।